हम यहाँ पर देखेंगे सूक्ष्म जीव जो कि मित्र और शत्रु, ये टॉपिक आपका यहाँ पर है। इसमें हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, 4 प्रकार के आपके सूक्ष्म जीव हैं। विषाणु को यहाँ पर सूक्ष्म जीव नहीं माना गया है क्योंकि ये सजीवों में जीवित होता है और बाहर ये निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। स्पाइरल जीवाणु और छद्मनुमा जीवाणु, यहाँ बैक्टीरिया, क्लाइडोमोनामोनास और स्पाइरोगैरा शैवाल के उदाहरण है। अमीबा, पैरामीशिया, प्रोटोजोआ के उदाहरण है। राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये तीनों कवक के उदाहरण है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे विषाणु का यहाँ डायग्राम है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो सूक्ष्म जीव जीवों में उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में सर्वत्र जो है सूक्ष्म जीव यहाँ पर रहते हैं। किण्वन की प्रक्रिया क्या है, अल्कोहल के परिवर्तन में जो फर्मेंटेशन कहलाता है, किण्वन यानी अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ये सूक्ष्म जीव जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा और बेकिंग इंडस्ट्री में इसका उपयोग लिया जाता है। अब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए एंटीबायोटिक यूज काम में लिए जाते हैं। एंटीबायोटिक में स्पेशली नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये सब क्या है, आपकी एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक यहाँ पर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन की यहाँ पर खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक बनाया था पेनिसिलिन से। इसके बाद हम देख सकते हैं इस चैप्टर में वैक्सीन। एडवर्ड जेनर जो थे, उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था 1798 में। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे वैक्सीन के बाद मिट्टी में उर्वरकता की वृद्धि किस तरीके से की जाती है। परमाणुओं का शुद्धिकरण, पर मिट्टी में उर्वरकता की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकारक कारक साइनोबैक्टीरिया है। ये इस तरीके का होता है, इसे नीला हरा शैवाल भी कहते हैं। ये क्या होता है, मटर वाले जो बीज वाली जो फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, जो कि पौधे को लाभदायक होती है। जिन सूक्ष्म जीवों से रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें रोगाणु या रोगजनक उनको कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पर बनता है। संचरणीय रोग वो कहलाते हैं जो कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में या तो वायु, जल, भोजन या उसके संपर्क में आने से फैलते हैं, जैसा कि हैजा, जुकाम, चिकनपॉक्स, ये सब क्या है, संचरणीय जीव है। यानी आपका जुकाम जो है वो किससे फैलता है, वो आपका जुकाम वायरस से फैलता है। रोगवाहक घर के कीड़े मकोड़े जीव जंतु जो है वो रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मक्खी कूड़े पे बैठती है, फिर वही आपके खाने पे बैठती है तो आपको बीमार वो कर देती है। मादा एनाफ्लीस जो है वो मलेरिया की है, जबकि मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है और मादा एडीज जो है वो डेंगू वायरस की वाहक है। मादा एनाफ्लीस और मादा एडीज दो चीजें हैं। मादा एनाफ्लीस क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का परजीवी उसकी वाहक है, तो मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज की वजह से होता है और डेंगू जो है वो मादा एडीज की वजह से होता है। ये चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद में ये जो है टेबल, ये मैंने जब डिटेल वीडियो पढ़ाया था तब भी कहा था। क्षय रोग जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग है, खसरा वायरस जनित है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है और पोलियो जो है वो वायरस से होता है और ये चारों ही रोग जो है वो वायु से फैलते हैं। हेजा बैक्टीरिया जनित रोग है, ये पानी और भोजन से फैलता है, यानी सड़ा भोजन, गंदे पानी से। टाइफाइड आपको होता है बैक्टीरिया से और ये फैलता है पानी से। हेपेटाइटिस ए वायरस जनित रोग है, ये जल से फैलता है और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलता है और वो मच्छर से उत्पन्न यहाँ पर होता है। ठीक है, अब जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में यहाँ पर एंथ्रेक्स जो है वो बताया गया है। गाय में खुर और मुंह का रोग वायरस जनित रोग यहाँ पर है। ठीक है, एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है, बैसिलस एंथ्रेसिस ने। पौधों में जो रोग होते हैं ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नींबू कैंकर रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है। गेहूं की रस्ट कवक के कारण होता है और भिंडी की पीत जो है ये रोग होता है वायरस जनित कारण। ये तीनों ही आप अगर टेबल में दिया है तो बिल्कुल आप इसे रट लीजिए।
कि नींबू का केकर बैक्टीरिया से होता है, गेहूं का रस्ट जो है वो कवक से होता है, और भिंडी की पीत का जो रोग है वो वायरस जनित रोग यहाँ पर है। आप जो है वायरस जनित भोजन अगर खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपको उल्टी हो जाती है और आपको हॉस्पिटलेट यानी अस्पताल में भर्ती करवाया जा सकता है। रासायनिक उपाय जब हम इसके करते हैं तो जिनसे करते हैं उन्हें परिरक्षक कहते हैं। दूध को पॉस्चराइज किया जाता है। पॉस्चराइज का प्रोसेस हमने पढ़ा था कि 70 डिग्री पर उसको गर्म करके उसे 15 या 30 सेकंड के लिए उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, फिर अचानक से उसे ठंडा करते हैं, जिससे क्या होता है उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और इसी प्रोसेस को पॉस्चराइजेशन कहते हैं और उसे फिर थैलियों में भरकर भेजा जाता है। नाइट्राइजेशन का जो है स्थिरीकरण हमने पहले भी कहा था, जो बीज वाले पौधे होते हैं, लेग्यूम पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन यानी 78% आपकी जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है और इस तरीके से वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देती है, जो कि पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये नाइट्रोजन चक्र यहाँ पर आपका यहाँ फोटो में दिखाया गया है, ये हमने डिटेल वीडियो में अच्छे से पढ़ा है। फैक्ट्स में हम आ जाएं तो सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं और बिना यंत्र के सहायता से दिखाई नहीं देते। यह बर्फीले शीत मौसम से लेकर उष्ण झरनों मरुस्थल से दलदल यानी हर तरह के पर्यावरण में ये जीवित रह सकते हैं। ये वायु, जल, मिट्टी, पौधे, जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर आते हैं। विषाणु जो है वो सूक्ष्म जीव नहीं है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी यहाँ पर कहलाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु पादप जंतु में गुणन करते हैं और बाहरी निर्जीव अवस्था में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव औषधि तथा अल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में उपयोगी है। यहाँ अल्कोहल का निर्माण किण्वन की प्रक्रिया कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर ईस्ट जो है वो डेवलप होता है। सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ से अतिसार और मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। मलेरिया मादा एनाफ्लीज के प्लाज्मोडियम को कैरी करती है, जबकि मादा एडीज की वजह से क्या होता है, एडीज की वजह से आपका होता है डेंगू। भोजन अगर विषाक्त कर देते हैं सूक्ष्म जीव तो उसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जिसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं और ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देता है। वायुमंडल में जो नीलहरी शेवाल है नाइट्रोजन को स्तरित कर देते हैं, नाइट्रोजनी यौगिकों में इसे परिवर्तित कर देते हैं मिट्टी में, वायुमंडल में नहीं, मिट्टी में उपस्थित विशेष जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अंतर्मोचन जो है वो वायुमंडल में हो जाता है। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यहाँ पर देखा जा सकता है। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यहाँ पर करते हैं। अल्कोहल का उत्पादन जो है वो ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। और हेजा जो है, हेजा कौन सा जनित योग है, तो हेजा जो है वो बैक्टीरिया से होता है, ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के निर्माण में होता है। कौन सा एंटीबायोटिक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका एंटीबायोटिक है। मलेरिया परजीवी जो है वो मादा एनाफ्लीज की वजह से डेवलप होता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण घरेलू मक्खी है। ब्रेड और इडली ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण फूल जाती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है, किण्वन की प्रक्रिया है। अब जीवाणु जो है वो क्या करते हैं, जीवाणु किसका कारक है, यहाँ पर राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस दही को जमाता है। ईस्ट ब्रेड की बेकिंग में काम देता है। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। एक विषाणु है एड्स। जीवाणु हैजा का कारक है और प्रतिजैविक उत्पादित करता है। कौन एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है, तो बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक उत्पन्न कौन करता है, तो एंटीबायोटिक अलग जीव उत्पन्न, एंटीबायोटिक के लिए हमने पढ़ा था यहाँ पर, तो आप इसे फिर से डिटेल वीडियो में एक बार देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, तो एक बार हम लोग इसे क्रॉस चेक करके कंफर्म कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक किससे उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक, दैट इज एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक
कवक से एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है, ठीक है। इस प्रकार की औषधि को एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से एंटीबायोटिक का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जीवाणु और कवक से एंटीबायोटिक का उत्पादन होता है। आपका संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, यहाँ पर इसमें हमने पढ़ा था कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। प्राकृतिक रेशे जो नेचुरल तरीके से हमें मिलते हैं, और कृत्रिम रेशे जो मानव निर्मित रेशे होते हैं, वो कृत्रिम रेशे यहाँ पर बनाते हैं। बाहुलक क्या होते हैं, बहुत सारी एकल इकाइयों से मिलकर जो बनते हैं वो पॉलीमर्स कहलाते हैं। पॉलीमर ग्रीक भाषा का शब्द है, पॉली और मर से मिलकर बना है पॉलीमर। पॉली का अर्थ होता है भाग का, सॉरी, पॉली का अर्थ होता है अनेक, और मर का होता है भाग और इकाई, यानी बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना है। कपास एक पॉलीमर है, किसका? सेलुलोज का कपास जो है एक पॉलीमर है, और ये है ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनता है सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। तो कपास किसका बहुलक है? तो सेलुलोज का यहाँ पर बहुलक है। रेयोन एक कृत्रिम रेशा है, क्योंकि जो कि रेशम के सप्लीमेंट में बनाया गया था, कि रेशम बहुत महंगा था, इसलिए रेशम जैसा ही रेयोन यहाँ पर बनाया गया। नायलॉन जो है वो बहुत ही पक्का धागा होता है। यहाँ पर पैराशूट में नायलॉन काम में लिया जाता है। चट्टानों की चढ़ने की रस्सी के निर्माण में नायलॉन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद पॉलिएस्टर और एक्रिलीन, ये भी एक संश्लेषित रेशा है। टेरिलीन भी लोकप्रिय पॉलिएस्टर ही है। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे पीईटी, पॉलीएथिलीन थर्लेट, ये भी एक पॉलिएस्टर का ही प्रकार है, ठीक है। एस्टर वो रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। इनसे निर्मित पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट आदि नामों से ये बेचे जाते हैं। दो कपड़ों को मिलाकर, जैसे पॉलीकॉट है वो पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है, पॉलीवुल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। स्वेटर जो आप पहनते हैं सर्दियों में, कृत्रिम ऊन के होते हैं। वो जो संश्लेषित रेशा है वो एक्रिलीन कहलाता है, जो कि ऊन की अपेक्षा सस्ता होता है और खूबसूरत और रंगीन भी होता है। फिर यहाँ पर गुणधर्म की हमने देखा कि प्लास्टिक किस तरीके से काम आती है। तो डेली रूटीन की लाइफ में हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे बहुत ही ज्यादा काम में आने लगी है। पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन से मिलकर बना है, यानी पॉलीथीन की थैलियां जो जनरली हमारे काम में आती है। थर्मोप्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक होती है? जो आसानी से मुड़ जाती है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन और पीवीसी। और वो प्लास्टिक जो ऊष्मा देने पर भी नरम नहीं होती उसे थर्मोसेटिंग, यानी बेकेलाइट और मेलामाइन जिसको हम कहते हैं। बेकेलाइट का उपयोग जो है ऊष्मा और विद्युत के कुचालक के रूप में यहाँ पर किया जाता है। स्विच, विभिन्न प्रकार के बर्तन के हत्थे, ये सब बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट का। जबकि मेलामाइट जो है वो अग्नि सह मतलब उसको ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसको हीट को झेल सकता है। तो जो मेलामाइन है वो क्या करते हैं, ये फायर ब्रिगेड वाले जो आते हैं, इनका जो ड्रेस होता है वो मेलामाइन का, उनकी ड्रेस पर मेलामाइन की एक परत चढ़ी हुई होती है, जो क्योंकि यह आग का प्रतिरोधक है, ठीक है। इसमें अन्य की अपेक्षा आग को सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। इसमें चीजें खराब नहीं होती, इसलिए मुख्यतः हमारे प्लास्टिक काम में आती है। प्लास्टिक जो है वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, वायु विद्युत की सुचालक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और वो जल नहीं चिपकता, इसलिए नॉनस्टिक जो बर्तन है उस पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। भोजन माइक्रोवेव में अगर आपको पकाना है तो उसके लिए माइक्रोवेव ओवन में स्पेशल प्रकार के आपके बर्तन वहां पर आते हैं, ठीक है, जिससे वो उस हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब उसको झेल सकते हैं। जैव निम्नीकरण की बात करें तो जो अपघटित हो जाते हैं जीवाणुओं द्वारा जो पदार्थ, वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और जो पदार्थ जीवाणु या प्रकृति द्वारा अपघटित या विघटित नहीं होते सरलता से, वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ये सारणी हमने डिटेल वीडियो में ऑलरेडी पढ़ी है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर
5R का सिद्धांत जो है ये कई चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज, ठीक है, या तो आप फिर मना ही कर दीजिए। फैक्ट इसके हम यहाँ पर पढ़ेंगे। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। जो पशुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे हम कहते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयान, अंतरिक्ष यान, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के बृहद निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलीन नाम उनको दिया गया है। विभिन्न रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता यानी जल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, दहन प्रकृति यानी आग को हैंडल करने की कैपेसिटी, मूल्य, चिरस्थायी, कितना लंबा वो चलता है, इन सब में डिफरेंस होता है। प्लास्टिक आजकल हमारे सब तरफ है, जो कि पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं होते हैं, और अगर इसे भूमि में डाल दे तो इसे अपभ्रष्ट यानी विघटित होने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए इसकी प्रकृति जैव अनिर्णीयकरणीय प्रकृति है। हमें आवश्यक है कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उन्हें अच्छे गुणों का आनंद लें और साथ ही सजीव समुदाय को पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम यहाँ पर कर सकें। रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि सही उत्तर, अच्छा, रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसे कास्ट और लुगदी से प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित रेशे को रेशे भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे को एक तो कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, ठीक है, और मानव निर्मित भी कह सकते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो क्या कहलाता है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है, प्लास्टिक भी एक संश्लेषित रेशा ही है, ठीक है। ये देख लेंगे हम डिटेल वीडियो में। अभी इसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। पॉलिस्टर जो है वो, पॉलिस्टर कहाँ काम आता है, पॉलिस्टर आता है आपके, पॉलिस्टर के कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। टेफ्लॉन न चिपकने वाले भोजन पदार्थों के पात्रों में बनाते हैं। रेयन जो है कास्ट की लुगदी से प्राप्त किया जाता है, और नायलॉन जो है वो पैराशूट और मोजा बनाने में काम आता है। तो इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ है। इसके जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स थे आप वो डिटेल वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इसी स्पेस में कौन सा वर्ड आएगा वो आप डिटेल वीडियो से ही पता कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पर हम चलते हैं। आपका जो है वो है पदार्थ, धातु और अधातु, ठीक है। धातु अधातु में आप पढ़ेंगे कि धातु जो होती है वो चमकदार होती है, आसानी से टूटती नहीं है, जबकि अधातु जो होती है उसमें चमक कम होती है कंपैरेटिवली, और वो आसानी से टूट जाती है। धातु में अघात वर्धनीयता के गुण पाया जाता है। अघात वर्धनीयता का मतलब होता है यदि आप उससे पीटेंगे तो वो फैल जाएगी। तन्यता का मतलब होता है उसको खींचकर उसका तार बनाया जा सकता है, उससे साउंड उत्पन्न होती है, यानी ध्वनि की क्या गुण होता है। तो इस तरीके से जो धातु है वो कठोर, चमकीले, अघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिकी, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती है धातु। और इसके जस्ट उल्टी जो हो जाती है वो क्या है, अधातु होती है। अधातु के उदाहरण में सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि है। ये सब क्या है, आपकी अधातु है। तो यहाँ पर ये चीज हम देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये था कि सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी यानी पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ये अपवाद है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया किस तरीके से होती है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनते हैं वो ऑक्साइड कौन से होते हैं, वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने वाले, यानी यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट एक और प्रैक्टिकल यहाँ हम देखें
कि अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो भी कौन सी प्रकृति के होते हैं, तो वो भी क्षारीय अम्लीय दोनों हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ जो ऑक्साइड है धातु अधातु के वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी वो लाल लिटमस पत्र को शालिनी यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षार। और अम्लीय के लिए हमने क्या पढ़ा था, अनिल पढ़ा था, यानी अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल यहाँ पर कर देते हैं। सोडियम धातु बहुत क्रियाशील होती है, ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से क्रिया करती है, इसलिए इसको किसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। किसको, सोडियम धातु को। और फास्फोरस को किसमें रखा जाता है, फास्फोरस के लिए भी यहाँ पर हमने पढ़ा था, फास्फोरस को भी जल में जो है रखा जाता है, क्योंकि फास्फोरस भी बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ पर होगा डिटेल वीडियो में हमने ये चीज डिटेल से पढ़ी थी कि सोडियम जो है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है यहाँ पर, और ये बहुत अधिक तीव्र गति से क्रिया करती है। और फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कि किस तरीके से कौन कौन सी गैसेस यहाँ पर निकलती है, तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी जो धातु है वो किसका प्रतिस्थापन करेगी। तो जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु का प्रतिस्थापन कर देती है। तो इसका हमने जिंक कॉपर और इसका Fe का सीक्वेंस भी हमने देखा था कि किस तरीके से जिंक जो है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, और कॉपर अगर जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि जिंक कॉपर से बहुत अधिक क्रियाशील है। क्वेश्चन आंसर में यहाँ आने से पहले इसके फैक्ट्स हम देखते हैं। फैक्ट्स है, धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। सामान्यतः धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते। सामान्यतः धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु अधातु नहीं होते। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और एक क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं धातु के ऑक्साइड। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड ही बनाएंगे, और उनकी जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शायद मैंने पहले ये बोल दिया था कि दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि हमें अब ये यहाँ ध्यान रखना है कि जो धातु के ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति के हैं, और अधातु के ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, धातु जो है वो जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर देखना है। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं। तो एक तो इन तीनों में कॉमन चीज क्या आ रही है कि जो बन रही है वो क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके भी लवण बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, और जो धातु क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पर देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में स्थापित कर देती है। धातु और अधातु का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस जो देखेंगे जो हमारे बहुत ही काम के हैं। किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो जिंक को आप पीट सकते हैं, फास्फोरस सल्फर और ऑक्सीजन के साथ आप ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी धातुएं तन्य होती है, अधातुएं तन्य होती है, धातुएं तन्य होती है, कुछ धातुएं तन्य होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, सभी धातुएं तन्य नहीं हो सकती भाई, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फास्फोरस बहुत ही कौन सी अधातु है, तो फास्फोरस जो है बहुत ही सक्रिय या क्रियाशील धातु है, अधातु है, और इस वजह से फास्फोरस को किसमें रखा जाता है, फास्फोरस को जल में रखा जाता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। आयरन और कॉपर की अपेक्षा आयरन जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है। आयरन जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है।
ये चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके बाद धात्विक अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, तो सब में हमने देखा था हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रही थी। सामान्यतः अधातु जो है वो अम्लों से क्रिया करते हैं, तो बिल्कुल ये सामान्यतः अधातु अम्लों से क्रिया करते नहीं है। अभी पढ़ा था हमने, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। धातु जल से धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं भाई, नहीं करते हैं। ठीक है, जो कहा थे हम, यहाँ थे अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, नहीं करते। चलो ठीक है भाई, नहीं करते। तो ये चीज क्या हो गई, फॉल्स हो गई, है ना। सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक विस्थापित कर देता है। कोयले को खींचकर हम तार प्राप्त कर सकते हैं, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कोयला ऐसा बिल्कुल नहीं करने देगा आपको। और कौन से गुण इसमें धातु के हैं, तो दिखावट में सुंदर धातु होती है, कठोरता होती है, आघात वर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, ऊष्मा के चालक, विद्युत के चालक, और धातु में ये सारी चीजें गायब होती है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर इसमें क्वेश्चन आंसर। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड यहाँ पर किस काम आता है हमारे, तो गोल्ड जो है वो हमारे आता है यहाँ पर आभूषण बनाने में। आयरन हमारे किस काम में आता है, आयरन हमारे आता है यहाँ पर, अच्छा इसे भी छोड़ देते हैं। कार्बन किस काम में आता है, कॉपर किस काम में आता है, और मरकरी किस काम में आता है, तो मरकरी आता है हमारा थर्मामीटर में। और उसके अलावा ईंधन में आता है हमारे कार्बन, मशीन में आएगा हमारे आयरन, और बिजली के तार में हमारे उपयोग आता है कॉपर, और खाद्य सामग्री लपेटने में हमारे आता है एल्यूमिनियम की जो पतली सी झिल्ली यानी चादर जिसकी बनाई जाती है, वो हमारे यहाँ काम में आती है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला जाएगा तो क्या होगा, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो गया, H2SO4 को यदि कॉपर प्लेट यानी CO पर डाला गया तो CuSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी आपकी। ठीक है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में यानी CuSO4 को Fe के साथ आपने डाला है, और यहाँ पर बनेगा FeSO4 प्लस क्या आ जाएगा, FeSO4 के बाद में बचा क्या, तो कॉपर यहाँ पर मुक्त हो जाएगा। ठीक है, और लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया, उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परखनीली में इकट्ठा किया। अब गैस की प्रकृति आप ज्ञात करो यहाँ पर, तो ये तो एक प्रैक्टिकल का हो गया। ठीक है, गैस की प्रकृति कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन यहाँ पर होता है। आप चाहे तो इसकी प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं हम। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे एक क्वेश्चन और था कि सुनार पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए और उन्होंने पाया कि उसका भार कुछ कम हो गया। तो सुनार क्या करता है कि एक्वा रजिया नामक एक सॉल्यूशन होता है, उसको वो इस्तेमाल करता है, जिससे क्या होता है कि सोने के अंदर वाली परत बाहर निकालता है और ऊपर वाली परत उसकी हट जाती है, सोना चमक जाता है और उसके भार में क्या होता है, कमी आ जाती है। ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपका आता है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम में हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, इसमें हमने पढ़ा था अक्षय प्राकृतिक संसाधन, न समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। वैसे अक्षय प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि आप किसी भी चीज का अगर लगातार खनन करते हैं, उसका लगातार उपयोग करते हैं, तो वो चीज एक लिमिट के बाद खत्म होने ही लगती है। ऐसा हमारे इंडिया में भी हमने सुना था कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ ईंधन यानी कोयला खत्म होने वाला है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है। इस चैप्टर में कोयले की खान बताया गया है, उस कोयले की खान से एक विशिष्ट प्रोसेस से कहते हैं जिसे प्रभाजी आसवन कहते हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा स्टेप बाय स्टेप जैसे बहुत सारी चीजें उससे निकाली जाती है। जैसे सबसे पहले उसमें प्राकृतिक गैस हमको प्राप्त होती है, उसके बाद में हमें यहाँ से तेल प्राप्त होता है, और फिर उसके बाद में लास्ट में एंड में जो हमें मिलता है वो हमें कोल मिलता है, यानी चारकोल जिसे कहते हैं, डामर जिसको हम कहते हैं।
ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, उन्हें पेट्रोलियम कहते हैं। जो पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति है वो पेट्रा यानी चट्टान और ओलियम यानी तेल से हुई है, यानी जमीन के नीचे चट्टानों के मध्य से ये तेल निकाला जाता है। विश्व का पहला कुआं पेनिसिल्वेनिया में 1859 में और 8 वर्ष बाद 1867 में आसाम में माकुम में ये कुआं हमको यहाँ पर, सॉरी कुआं नहीं, तेल हमारे यहाँ इंडिया में मिला था। पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है, इसकी गंध जो होती है वो बहुत ही बुरी होती है। इसके परिष्करण में पेट्रोलियम गैस, फिर पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, फिर मोम, इन सब का मिश्रण होता है, जिन्हें प्रभाजी आसवन के द्वारा डिफरेंट टेम्परेचर पर प्राप्त किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो लास्ट हमें प्राप्त होता है वो चारकोल प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को परिष्करण कहते हैं। पेट्रोलियम परिष्करण में ये चीज संपादित होती है। हर एक लेवल के लिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। इसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। और इनसे बहुत सारे मानव निर्मित प्लास्टिक, बहुत सारे उद्योगों में ये चीज यहाँ पर काम आती है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो है उर्वरकों यानी यूरिया उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत से अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो प्राकृतिक गैस को जब हाई प्रेशर पे यानी उच्च दाब पर संपीड़ित करके भर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि एलपीजी से ज्यादा अच्छी होती है। और एलपीजी क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, और ये हमारे मोस्ट ऑफ घरों में भी यही काम आ रही है। हालांकि सरकार ने सीएनजी यूज करने के लिए जोर दिया है, क्योंकि एलपीजी गैस में मीथेन की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह सीएनजी की अपेक्षा अधिक प्रदूषणकारी नहीं मतलब नुकसानकारी है। एलपीजी घरों में आज भी गैस में हमारे एलपीजी ही काम आती है। सीएनजी आजकल जो मोटर वाहन है उनमें काम आ रही है। पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल हमारे जो जितनी भी गाड़ी मोटर है, मिट्टी का तेल जो है वो पहले काम आता था, जेट वायुयान के लिए आजकल काम आता है। डीजल जो भारी मोटर वाहन है, विद्युत जनित्र है, जनरेटर जो आपके हैं वहां पे वो डीजल काम आ रहा है। स्नेहक तेल स्नेहन के लिए यानी लुब्रिकेंट के रूप में काम आता है। पैराफिन, मोम, मोमबत्ती, वैसलीन, इन सबको जो भी इनके औद्योगिक क्षेत्र में पैराफिन मोम काम आता है। बिटुमनी क्या है? पेंट और सड़क निर्माण में काम आता है। बिटुमनी कोयले का ही एक प्रोडक्ट है, कोयले का ही एक रूप है यहाँ पर बिटुमनी। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही यहाँ पर शानदार बनता है कि बिटुमनी पेंट और सड़क निर्माण में कौन सा यहाँ पर रूप इसका कोयले का काम आता है? तो बिटुमनी यहाँ पर काम आता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और इसका संरक्षण हमको यहाँ पर करना चाहिए। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। कोलदार कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है? तो यहाँ हम देखते हैं कि सीएनजी और एलपीजी जो है, एक तो कंपैरेटिवली सस्ता आता है, ठीक है, और दूसरा इन्हें आसानी से पाइपों से ले जाया जा सकता है। ये जलने पर बहुत अच्छी मात्रा में ऊष्मा देती है, इनसे धुआं जो है वो कम उत्पन्न होता है। उसके बाद पेट्रोलियम का ऐसा कौन सा उत्पाद है जो सड़क निर्माण के उपयोग में आता है? तो जो मैंने पहले कहा था कि बिटुमेन जिसे कह सकते हो आप, बिटुमेन जो है वो पेट्रोलियम का ऐसा उत्पाद है जो सड़क निर्माण के उपयोग में यहाँ पर काम आता है। उसके बाद मृत वनस्पति की अगर बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर कीजिए। तो रिक्त स्थान में हम देखेंगे कि कोयला और पेट्रोल जो है या पेट्रोलियम जिसे हम कहते हैं, ये क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? ये परिष्करण कहलाता है, ठीक है, परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला जो ईंधन है वो कौन सा है? सीएनजी है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये आप गलत कर रहे हैं।
कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये बात सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। नहीं नहीं, मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। और इसी के साथ में इसके तो क्वेश्चन आंसर लगभग लगभग खत्म है, मतलब जो हम एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं। 6 आपका यहाँ पर है दहन और ज्वाला, ठीक है। दहन और ज्वाला की हम यहाँ बात करें तो दहन का मतलब क्या हो गया कि चीज का जलना ही दहन यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। दहन का मतलब क्या हो गया कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है, इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है। अपने इसके अलावा इसमें जो एक्टिविटीज है वो हमने यहाँ पर देखी है, और इसमें हम ये चीज देख सकते हैं कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम कहते हैं हवा की आवश्यकता नहीं, हवा में जो ऑक्सीजन कंटेंट वहां पे जो अवेलेबल होता है, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसकी आवश्यकता होती है। जंगल में आग जो लगती है वो इस वजह से लगती है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पेड़ों के बीच में घर्षण के कारण जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है वो आग को पकड़ लेती है और इस वजह से आग लगती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप वो कहलाता है। माचिस में जो आग लगती है वो घर्षण के कारण लगती है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है हमको याद रखने की वो ये है कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण यहाँ पर गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर लकड़ी से बनी माचिस की तीली के ऊपरी सिरे पर लगाया जाता है। किस किसका? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस, ठीक है। श्वेत फास्फोरस क्या होता है? बहुत ही प्रज्वलनशील होता है। तो श्वेत फास्फोरस जरा से घर्षण से ही आग पकड़ लेता है। मगर जो ये श्वेत फास्फोरस है इसमें क्या होता था कि जो कंपनी में लोग काम करते थे उनके लिए नुकसानदायक होता था। तो इसकी जगह आजकल क्या करते हैं, एंटीमनी और ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट को तो उसमें लगा देते हैं, प्लस उसकी जगह क्या करते हैं साथ में हल्का सा चूरा जो होता है कांच का वो, और उसके साथ लाल फास्फोरस काम में लिया जाता है, जो कि लाल फास्फोरस भी होता तो ज्वलनशील है मगर श्वेत फास्फोरस के कंपेयर में कम नुकसानदायक होता है। और जैसे ही लाल फास्फोरस को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो वो श्वेत फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और माचिस की तीली जल जाती है। यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट जो है वो ऊष्मा उत्पन्न करता है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है उससे दहन प्रारंभ होता है। तो तीन जो कंटेंट हमें यहाँ याद रखने हैं वो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट प्लस प्लस क्या, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस, ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो फायर ब्रिगेड्स आते हैं इनका जो ये ड्रेस होता है इसमें मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि मेलामाइन जो है वो अग्नि सह कंटेंट है, पदार्थ है। ज्वलनशील पदार्थ जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं जैसे पेट्रोल है, एल्कोहल है, एलपीजी है, ये सब क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे कि दहन के प्रकार किस तरीके के हैं। जो तीव्र गति से जलते हैं वो तीव्र दहन कहलाते हैं और जो खुद से जल जाते हैं वो स्वतः दहन कहलाते हैं। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस कमरे के ताप पे ही वायु में जलने लग जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? वायु में जल उठता है तो इसे जल में रखा जाता है। और सोडियम के लिए हमने क्या कहा था कि सोडियम तो जल से भी क्रिया कर लेता है, वायु में तो करता ही है, जल से भी क्रिया कर लेता है। तो उसे किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे और वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाए। जब किसी विस्फोटक पदार्थ को बंद करके और फिर उसे ब्लास्ट किया जाता है उसको विस्फोट कहते हैं। उसमें अचानक से ध्वनि और बहुत सारा धुआं उत्पन्न होता है जो कि वायुमंडल के लिए नुकसानदायक है। तो ये मैग्नीशियम का रिबन हमने बहुत बार जला लिया है 6th 7th 8th स्टैंडर्ड तक, तो डिटेल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इसका ऑक्साइड बनता है, क्षारीय है, और उसके अलावा उसमें कौन कौन सी चीजें इसके साथ बनती है। अब ये देखिए सबसे बाहर का जो भाग होता है
वो सबसे अधिक गर्म होता है, जिसे पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र कहते हैं, वो नीला होता है। फिर उससे नीचे का जो भाग होता है ये वाला, वो थोड़ा कम गर्म होता है, और बीच वाला जो भाग होता है वो सबसे कम गर्म होता है। यानी आग जो होती है यहाँ पर वो न के बराबर होती है, जिसे अंदर का भाग कहते हैं आंतरिक क्षेत्र जिसको कहते हैं। आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है पीला, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका काला। तो जो जलाने के लिए उपयोग में आता है वो सबसे बाहर वाला भाग यहाँ पर काम में आता है। ये चीज हमको देखनी है। आदर्श ईंधन की बात करें तो कौन सा आदर्श ईंधन, जिससे धुआं बहुत कम हो और ऊष्मा क्या मिल जाए हमको, 100% मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आदर्श चीजें बस आदर्श चीजें ही होती हैं। ठीक है। 1 kg पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा जो हमें मिलती है उसे ऊष्मीय मान, उसको हम कहते हैं प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा। 1 किलोग्राम किसी चीज को आपने जलाया और उससे जो जिसको भी आपने जलाया, कि वो कोयला है, पेट्रोल है, उससे जो हमें ऊष्मा मिली वो उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में हम काउंट करते हैं कि 1 किलो जलाने पर उसने कितनी जूल ऊष्मा दी, वो उसकी क्या कहलाएगा, ऊष्मीय मान कहलाएगा। और यहाँ पर इस सारणी में जो है ऊष्मीय मान हमें दिया हुआ है। सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान जैव यानी बायोगैस का है, सॉरी बायोगैस का नहीं है, एलपीजी का सबसे ज्यादा यहाँ ऊष्मीय मान है। उसके बाद सीएनजी का 50,000 और मीथेन का 50,000 से लीड कर रहा है, और डीजल जो है यहाँ पर 45,000 है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान इनमें सर्वाधिक है, 1,50,000। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अम्ल वर्षा किससे होती है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और इनसे जो वर्षा होती है वो अम्ल वर्षा होती है। वो खेतों के लिए और जमीन के लिए नहीं, इमारतों के लिए भी नुकसानदायक है। अम्ल वर्षा के कारण अभी आगरा में यहाँ पर जो ताजमहल है आपका, उसके आसपास के क्षेत्र में मोटर वाहनों को चलना ही बंद कर दिया है, या फिर वहां पर सीएनजी का उपयोग किया जाता है बहुतायत मात्रा में। ठीक है, क्योंकि ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत कम मात्रा में उत्पन्न करती है। जो वायु में जलते हैं पदार्थ वो दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होते हैं। अच्छा, जो आपके सिलेंडर वहां पर आपने देखे होंगे छोटे छोटे से रेड कलर के लगे होते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि क्या करती है, वहां की ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देती है उस क्षेत्र की को, और वो जो है आग वो बंद हो जाती है। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिससे दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने वाले आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आप आग पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। दहन के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे तीव्र दहन बहुत तेज गति से चलते हैं, जो स्वतः दहन जो अपने आप चलते हैं, विस्फोट जो अचानक ध्वनि के साथ में छूटते हैं, और पटाखे आपके। तीन विभिन्न क्षेत्र होते हैं ज्वाला के। अदीप्त क्षेत्र जो सबसे कम ज्वलन क्षेत्र होता है, सॉरी अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। तो यहाँ पर दीप्त क्षेत्र जो है वो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है वो है दीप्त क्षेत्र, सबसे बाहर का, और ज्योतिहीन क्षेत्र जो बीच वाला पार्ट होता है वो। सही तो है ना? हाँ। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसान, ये वाला वही एक बार आप देख लेना, मुझे कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि सबसे बाहर वाला जो क्षेत्र होता है वो दीप्त क्षेत्र होना चाहिए, और ये वाला क्षेत्र अदीप्त क्षेत्र होना चाहिए, ये तो मुझे कंफर्म है। इस वाले क्षेत्र को ज्योतिहीन क्षेत्र इन्होंने बोला है, जैसा पार्ट में भी इन्होंने कहीं मेंशन शायद किया नहीं किया, डिटेल वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता का ऊष्मीय मान किससे प्रदर्शित किया जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम से। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया गया है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड किसको उत्पन्न करते हैं, अम्ल वर्षा को यहाँ पर उत्पन्न करते हैं, और वो भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। लकड़ी और कोयला जलने से तो प्रदूषण ही होगा।
प्रदूषण ही होगा, और तो क्या होगा। घरों में काम आने वाली द्रव एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म किया जाता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? भाई तेल द्वारा जो अगर आग उत्पन्न हो रही है तो उसे पानी से आप नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि पानी से क्या है कि ऑक्सीजन वहां पर रिलीज होगी। तो इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर CO2 किस प्रकार से आग को नियंत्रित कर देता है? वो ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है। ऊष्मीय मान को किलोग्राम किलो जूल, यहाँ यही नाम था, किलो किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम से ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करते हैं। किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। प्रति में आप कैसे लिखेंगे? किलो जूल प्रति किलोग्राम, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता कि जो व्यक्ति उस आग को बुझा रहा है उससे करंट लगने का खतरा है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्योंकि इससे धुआं कम उत्पन्न होता है, एलपीजी से होता ही नहीं, न के बराबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, क्या जंग लगने की प्रक्रिया को दहन कहा जा सकता है? नहीं, इसको दहन आप नहीं कह सकते, ठीक है। स्वर्णकार सोने चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र को उपयोग में लेता है। कौन से क्षेत्र को उपयोग में लेता है? सबसे बाहरी क्षेत्र को यहाँ पर वो ज्वाला के उपयोग में लेता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे दीप्त ज्वाला के लिए। यहाँ पर हम एक बार फिर से चेक करेंगे दीप्त ज्वाला वाला क्वेश्चन क्या था। तो मैंने कहा भी था आपको कि एक बार आप देख लेना। 1 मिनट दीप्त ज्वाला, अच्छा क्वेश्चन नहीं था वो, उन्होंने यहाँ दिया था, इट्स ओके। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। यहाँ पर पौधे और जंतुओं का संरक्षण। इस वाले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से हमें चीजों को, मतलब चीजों को नहीं, जंतुओं और वनस्पति को संरक्षित करना चाहिए। वनोन्मूलन का मतलब है कि वनों की किस तरीके से कमी होती जा रही है, क्योंकि वन जो है ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। सूखा पड़ता है वनों की कमी से और मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, यानी मरुस्थल का मान जो है क्षेत्र वो बढ़ता जा रहा है। वन्य जीव अभ्यारण्य में सिर्फ वहां के क्षेत्र, जंतु और उनके आवास के किसी भी प्रकार के विक्षोभ से उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास व प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है? वन्य जीव के साथ वहां के पेड़ पौधे, वहां के जंतु, आवास, वहां के जो आदिवासी है उन सब का ही संरक्षण किया जाता है। जैव मंडल आरक्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विश्व में 34 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जिसमें से 2 जो क्षेत्र हैं वो हमारे भारत में भी आते हैं। तो उसमें है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। वनस्पति जात जिसमें पेड़ पौधों की बात की जाती है, और प्राणी जात जिसमें जीव जंतुओं की यहाँ पर बात की जाती है, यानी समस्त क्षेत्र को 2 भागों में यहाँ बांटा गया है, वनस्पति जात और प्राणी जात में। इसके बाद क्षेत्र विशेष में रहने वाली प्रजातियां होती है जो उसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, वो अन्य क्षेत्र में यहाँ पर नहीं पाए जाते, उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजाति भी कहते हैं। तो इसके बाद इसमें जो है वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वहां के क्षेत्र विशेष प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान कौन से होंगे? जहां पर वहां के पर्यावरणीय संगठकों जिसमें कि वहां की वनस्पति, वहां के जीव जंतु दोनों है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर इसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र में बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जिसे बाघ परियोजना भी कहा गया है, ये हमारे इंडिया की सबसे पहली बाघ परियोजना थी जो सतपुड़ा क्षेत्र में बनाई गई थी। पारितंत्र में क्या क्या चीज काउंट होती है? तो पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक,
जलवायु, भूमि, नदी, ये सब सारे मिलकर क्या बनाते हैं, पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। संकटापन्न जंतु जो कि जिनका अस्तित्व या तो खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है, वो संकटापन्न जंतु यहाँ पर कहलाते हैं। और इनकी जो डिटेल है वो हमें रेड डाटा बुक में यहाँ पर मिलती है। रेड डाटा बुक में 3 तरह के जंतुओं की डिटेल हमें मिलती है। एक जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, एक जो 2-4 मात्रा में अवेलेबल तो है मगर बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, और तीसरी जो कैटेगरी है आपकी वो ये है जिसमें जंतुओं की जो संख्या है लगातार घटती जा रही है। तो 3 कैटेगरी आपको रेड डाटा बुक में यहाँ पर मिलेगी। प्रवासी पक्षी, हमारे साइबेरियन पक्षी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों का कि इनमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो उन्हें हर वर्ष एक निश्चित समय में निश्चित स्थान की ओर ये लोग इतनी दूरी से तय करके अपनी दूरी और फिर आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर इसके हम यहाँ पर देखेंगे। अब क्वेश्चन आंसर से पहले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम हैं जो वन्य जीवों के संरक्षण परिरक्षण हेतु बने हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्र स्पीशीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है। संकटापन्न स्पीशीज वह स्पीशीज है जो विलुप्त होने के कगार पे है। रेड डाटा बुक में संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। हमें वृक्ष ऊर्जा तथा पानी की बचत करने के लिए कागज की बचत, उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनर्वन रोपण, नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए पेड़ पौधे वापस लगाना क्या कहलाता है, वनों का पुनर्रोपण कहलाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की हम बात करें तो वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपना प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं, तो वो क्षेत्र आपका कौन सा कहलाता है, तो वो आपका संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। इसको कहते हैं वन्य प्राणी उद्यान। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज को क्या कहते हैं, उसको वो हिंदी में क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जो स्पीशीज है आपकी विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। क्या कहलाती है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहलाती है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किस परिवर्तन के कारण होते हैं, तो वहां पर जो है वो मौसम परिवर्तन वहां पर होता है, तो उसके कारण वो पलायन वहां पर करते हैं। अंतर यहाँ पर स्पष्ट करना है। और इसके बाद में वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होगा, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो इसमें मल्टीपल चॉइसेस चैप्टर में हमारे लायक है नहीं। इसके साथ अब हम नेक्स्ट चैप्टर हम इसमें देखते हैं।